बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो चलिए देखते हैं बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की जानिब से आज का हमारा टॉपिक है अतराफ में पाए जाने वाले मादे, हालत और खुसूसियात। जमात शशुम के लिए ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले हम देख चुके हैं, स्टैंडर्ड 6 के लिए है और मजमून है आपका साइंस। और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। हम पिछली दफ़ा ये देख चुके हैं कि मादा जो होता है वो 3 हालतों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। ठोस, माय और गैस, इन 3 हालतों में मादा जो है पाया जाता है। इसके अलावा साइंसदानों ने फिलहाल एक चौथी हालत भी दरियाफ्त की है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसके बारे में आप बड़ी जमात में मालूमात हासिल करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन 3 कंडीशंस के बारे में ही देखेंगे। हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि मादा जब एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होता है तो उस अमल को मादे की हालत में तब्दीली कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ दिस सब्सटेंस। हम जानते हैं कि जब हम बर्फ को फ्रिज से निकालकर बाहर रखते हैं तो हरारत मिलने पर बर्फ जो है पिघलना शुरू होती है, और वो जो ठोस बर्फ है फिर वो पिघल कर माय में तब्दील हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही आपके जो क्रेयॉन्स होते हैं, वैक्स क्रेयॉन्स, अगर आप इस पर इस तरह से हेयर ड्रायर से उसके करीब लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि हेयर ड्रायर की गर्मी मिलने की वजह से थोड़ी देर के बाद वो क्रेयॉन्स जो है वो पिघलना शुरू होते हैं। तो इसे ही मादे की हालत में तब्दीली कहते हैं कि वो क्रेयॉन्स जो है हरारत मिलने की वजह से ठोस से माय में तब्दील हो रहे हैं। तपिश और हालत में तब्दीली, आप ये जानते हैं कि हालत में तब्दीली शय पर हरारत के असर का नतीजा है ना। हरारत मिलने पर ठोस माय में और माय गैस में तब्दील होता है। इसकी तपिश कम होकर वो फिर दोबारा गैस से माय और माय से ठोस में तब्दील होता है। इतना हमने लास्ट टाइम देखे थे। आज देखते हैं इसके आगे। आज हम देखने जा रहे हैं अमल तबखीर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं अमल तबखीर क्या है, जिसे एवोप्रेशन कहते हैं। आप जानते हैं कि जो समंदर का पानी है उसकी मुसलसल तबखीर होती रहती है, यानी समंदर के पानी पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो पानी जो है वो भाप बनकर ऊपर उड़ता है और फिर बादलों की शक्ल ऊपर जाकर इख्तियार कर लेता है। पिछली जमात में आप आबी चक्कर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आबी चक्कर में हमने देखे थे कि किस तरह से समंदर का पानी जो है वो गर्मी मिलने की वजह से, सूरज की रोशनी मिलने की वजह से भाप बनकर उड़ने लगता है। तो ये अमल जो है अमल तबखीर या एवोप्रेशन कहलाता है। अब हम देखते हैं जोश या नुक्ते जोश के बारे में। पानी की मुसलसल जो है तबखीर होती रहती है। यह भी हमने देखे तबखीर क्या है ना। आप ये भी जानते हैं कि फर्श पर गिरा हुआ पानी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप सूख जाता है। अगर कभी ज़मीन पर पानी गिर गया और अगर हमने उसको नहीं पोंछे तो वो आहिस्ता आहिस्ता सूख जाएगा। बिल्कुल वैसे ही लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी गीले कपड़ों की, कि गीले कपड़ों को जब हम उठाकर बाहर सूखने के लिए डालते हैं तो उसमें पानी होता है, लेकिन अब जब हम उसे धूप में सुखाते हैं तो फिर वो कपड़े जो है वो सूख जाते हैं। उसमें का पानी कहाँ गया? उसमें का पानी भाप बनकर उड़ जाता है। तो तबखीर का ये जो अमल है, तस्वीर में आप देख सकते हो एवोप्रेशन, ये पानी की ऊपरी सतह पर होता है हमेशा।
लेकिन जब हम पानी को गर्म करते हैं या बॉईल करते हैं तो तब क्या होता है, पानी जो है जोश खाता है, और पानी जैसे जैसे गर्म होता है वैसे वैसे उसकी तपिश बढ़ती है और तबखीर का अमल तेज होता जाता है। देखिए यहाँ पर भी तबखीर का ही अमल होगा जब हम बॉईल करते हैं तो, लेकिन एवापोरेशन का अमल सिर्फ सतह पर होता है। तबखीर का अमल बॉइलिंग करते वक्त नीचे से हीट मिलने पर अंदर से भी होता रहता है। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए, evaporation occurs on the surface of a liquid when substance in a liquid state is changing to a gaseous state। evaporation देखिए तस्वीर में बताया गया है कहाँ पर हो रहा है, सिर्फ सरफेस पर होता है, लेकिन जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो उस वक्त जो है सरफेस के साथ साथ अंदर भी पानी के बुलबुले जो है तैयार होते हैं और पानी की तबखीर होना शुरू होती है। बिल्कुल वैसे ही एवापोरेशन की एग्जांपल जो है यहाँ पर दिया है, सन हीट। ऊपर का वार्म सरफेस होता है, जब समंदर के पानी की तबखीर होती है तो समंदर का पूरा पानी गर्म नहीं होता, सिर्फ वो जो ऊपर का पानी है वही गर्म होता है, नीचे के पानी में ठंडक वैसे ही मौजूद होती है। तो इससे ये चीज़ समझ में आई कि एवापोरेशन जो है वो सिर्फ सतह पर होता है, जबकि पानी जब उबाला जाता है, उसको जोश दिया जाता है, तो वो उसका असर पानी के अंदर भी नजर। नुक्ते जोश, चूल्हे पर रखे हुए पानी का दर्जे हरारत जब एक मखसूस नुक्ते पर पहुंच जाता है तो बर्तन के तमाम हिस्सों से पानी की तबखीर होने लगती है। देखिए इस तरह से अगर हम एक उबलता हुआ पानी लेते हैं, बीकर हो या आपके घर का कोई सादा सा बर्तन हो, उसमें पानी रखिए, उसे उबालिए और उसमें थर्मोमीटर रखिए, आप देखेंगे कि पानी की तपिश धीरे धीरे बढ़ रही है, पहले 20 डिग्री, फिर 50 डिग्री, फिर 100 डिग्री, है ना। तो एक नुक्ते पर पहुंचने के बाद बर्तन के तमाम हिस्से से पानी की तबखीर होने लगती है, यानी पानी बहुत जोश खाने लगता है, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हो। तो इसे ही क्या कहते हैं, नुक्ता जोश कहते हैं। जब बर्तन के तमाम हिस्सों से पानी की तबखीर होने लगती है तो भाप के बुलबुले जो है तेजी से ऊपर सतह पर आते हुए नजर आते हैं और भाप जो है वो हवा में मिलती जाती है। इसी को पानी का जोश खाना कहते हैं। जब पानी ऐसे खत खत पक रहा हो, जोर जोर से उसमें बुलबुले निकल रहे हो, तो इसको पानी का जोश खाना कहते हैं। और सतह समंदर की बुलंदी पर खालिस पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जोश खाने लगता है, यानी नॉर्मली जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उस टेम्परेचर पर पानी जो है जोश खाता है, जैसे तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। तो इसको ही पानी का नुक्ता जोश कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखते हैं अमले तकसीफ या कंडेंसेशन किसे कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताई कि पानी जो है एवापोरेशन के अमल में भाप बनकर उड़ गया, अब बादल में तब्दील हो गया। अब क्या होता है, भाप जो है ठंडी होती है, तो भाप ठंडी होने पर वो दोबारा पानी में तब्दील होती है। तो इस अमल को ही अमल तकसीफ या कंडेंसेशन कहते हैं। भाप की तकसीफ जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होती है, यानी पानी का नुक्ता जोश और नुक्ता तकसीफ एक ही है, यानी जो टेम्परेचर पर पानी जो है जोश खाता है उसी टेम्परेचर पर भाप की तकसीफ भी होती है, यानी भाप ठंडी होकर पानी में तब्दील होना शुरू होती है और ये अमल कंडेंसेशन या अमल तकसीफ कहलाता है। अब देखते हैं नुक्ते अंजुमात, फ्रीजिंग पॉइंट। रेफ्रिजरेटर या बर्फ पर रखा हुआ पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। देखिए यानी उसकी तपिश जो है वो कम हो जाती है और एक मखसूस तपिश पर पानी बर्फ में तब्दील होना शुरू होता है, यानी वो मुंजमद होने लगता है। तो जिस दर्जे हरारत पर यह अमल होता है उसको पानी का नुक्ते अंजुमात कहते हैं। देखिए पानी जब जिस तरह से जब गर्म किया जाता है तो फौरन पूरा पानी गर्म नहीं होता, धीरे धीरे होता है ना। पहले 20 डिग्री गर्म हुआ, इतना पहले हम कहते हैं ना कुनकुना पानी है कि इतना गर्म होता है कि हम हाथ लगाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे और जब हम उसे गैस को ऑन रखकर और पानी को गर्माते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, पानी इतना ज़्यादा गर्म होता है कि हम उसमें अपना हाथ भी नहीं डाल सकते, है ना। बिल्कुल वैसे ही रेफ्रिजरेटर पर बर्फ़ में रखा हुआ पानी जो है ठंडा होता जाता है, यानी उसका टेम्परेचर कम होता जाता है और
ये बर्फ डायरेक्टली नहीं बनती, पहले बर्फ का ऊपर का हिस्सा बनता है, अंदर का हिस्सा पानी होता है, फिर नीचे नीचे के हिस्से भी जो है बर्फ में तब्दील होते रहते हैं। तो एक मखसूस तपिश पर जो पानी बर्फ में तब्दील होता है यानी जमने लगता है, तो उसको ही पानी का नुक्ता अंजुमात या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। नुक्ता अंजुमात, the freezing point of water, the temperature at which water changes from a liquid to solid is called freezing point. शय की तपिश जो है 0 डिग्री से कम भी हो सकती है। मसलन रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में हवा की तपिश तकरीबन -80 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तपिश अगर 0 डिग्री से कम हो तो उसे -, डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। यानी शय जो है सिर्फ 0 डिग्री तक ही नहीं नापी जा सकती उसकी तपिश, बल्कि 0 डिग्री से कम भी जो है वो हो सकती है। और जब 0 डिग्री से कम होती है तपिश तो उसे -, डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। देखिए आपका फ्रिज का जो रेफ्रिजरेटर है उसका ऊपर का हिस्सा जो फ्रीजर होता है वहाँ पर दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि वहाँ पर अगर हम पानी भी रखें तो वो तेज़ी से बर्फ़ में तब्दील होने लगता है। लेकिन अगर हम फ्रिज के नीचे के हिस्से में पानी रखते हैं तो वहाँ का पानी तो बर्फ़ नहीं बनता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पानी को बर्फ़ बनने के लिए जिस तपिश तक आना ज़रूरी है, टेम्परेचर जिस हद तक कम होना ज़रूरी है, वो फ्रिज में नहीं होता, वो फ्रीज़र में होता है। समझ में आया? तो इसे ही नुक्ता अंजुमात कहते हैं। अब देखते हैं अमात क्या है। बर्फ को जब दोबारा हरारत मिलती है तो वो पिघलने लगता है ना, यानी वो दोबारा माय में तब्दील होता है, यानी ठोस क्या हो रहा है, अब माय में तब्दील हो रहा है, तो इसको अमात कहते हैं। बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है, यानी पानी का जो नुक्ता अंजुमात है, जिस पॉइंट पे पानी फ्रीज होता है, और उसका नुक्ता अमात जो है वो दोनों सेम है। नुक्ता तकसीफ और नुक्ता अमात, हर शय का मखसूस नुक्ता जोश होता है, ये हमें पता है, और वही उसका नुक्ता तकसीफ भी जो है होता है। हर एक शय का मखसूस नुक्ता अंजुमात होता है और वही उसका नुक्ता पिघलाव या नुक्ता अमात भी होता है। मादे की हालत में तब्दीली, मादे को हरारत जब मिलती है तो उस दौरान जब वो ठोस से माय में तब्दील होता है तो उसको कहते हैं पिघलाव, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, है ना, देखिए ऊपर लिखा हुआ है तीर के निशान पे। और जब लिक्विड से गैस में जाता है तो वो होता है एवोपरेशन, और जब लिक्विड से सॉलिड में होता है तो वो होता है फ्रीजिंग या अंजुमात जिसे कहते हैं, और जब लिक्विड से गैस में होता है तो वो होता है कंडेंसेशन या तकसीफ। तो ऊपर के अमल मादे को हरारत मिलने के दौरान होते हैं, यानी मेल्टिंग और एवोपरेशन, और नीचे के जो अमल है वो मादे की हरारत कम होने के दौरान होते हैं, मतलब फ्रीजिंग और कंडेंसेशन या अंजुमात और तकसीफ। मादे की हालत में तब्दीली, शय को हरारत देने पर जिस दर्जे हरारत पर वो जोश खाती है उस दर्जे हरारत पर ठंडी होते वक्त उसकी तकसीफ होती है। शय ठंडी होते वक्त जिस दर्जे हरारत पर मुंजमद होती है, गर्म होते वक्त उसी दर्जे हरारत पर वो पिघलती भी है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस बताया गया है, दरमियान में लिखा है बॉइलिंग पॉइंट, नीचे लिखा है मेल्टिंग पॉइंट। तो उस पॉइंट पर जो है एवोपरेशन भी हो रहा है, यहाँ कंडेंसेशन हो रहा है, और यहाँ पर मेल्टिंग भी हो रही है और फ्रीजिंग भी आपको नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि शय जो है जिस दर्जे हरारत पर जोश खाती है उसी दर्जे हरारत पर ठंडी होते वक्त जो है उसकी तकसीफ भी होती है। ठीक है, कंडेंसेशन होता है, और शय ठंडी होने पर जिस दर्जे हरारत पर वो मुंजमद होती है, फ्रीज होती है, देखिए फ्रीजिंग, अब उसके सामने रेड वाला निशान देखिए, उसी दर्जे हरारत पर गर्म होते वक्त वो पिघलती भी है, यानी मेल्टिंग का अमल होता है। तो ये थी मादे की हालत में तब्दीली। हालत में तब्दीली के मुख्तलिफ इस्तेमाल, पैराफिन वैक्स या मोम को पिघलाकर जो है उसकी मोमबत्तियां बनाते हैं। जो वैक्स होता है उस वैक्स को जो है पिघलाया जाता है, तो यहाँ पर पिघलाया जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है, और फिर उसकी मोमबत्ती तैयार की जाती है। तो यहाँ पर मादे की जो
حالت کی تبدیلی کی خصوصیات ہے اس خصوصیت کا استعمال یہاں پر کیا گیا۔ منجمد کاربن ڈائی آکسائڈ یا خشک برف جسے کہتے ہیں، اس کا استعمال آئس کریم بنانے اور اسے ٹھنڈا رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اس طرح سے جب کوئی پارسل گھر پر آتا ہے یا آپ نے کبھی آرڈر کیے ہو آئس کریم اپنے گھر پر کسی دور دراز سے، جیسے آج کل زومیٹو سویگی وغیرہ، ہم اس سے جب ٹھنڈی چیزیں آرڈر کرتے ہیں تو ان کے پاس جو اس طرح کا بیگ ہوتا ہے اور اس کے بیگ کے اندر ایک اور تھیلی ہوتی ہے جو وہ ٹھنڈی چیزوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو پتہ ہے آپ کو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے ڈرائی آئس، خشک برف اس میں موجود ہوتا ہے جس کا استعمال شے کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی اگر ہم کسی دواخانے میں وزٹ کرتے ہیں تو ڈاکٹرز کے پاس جو ہے ایک دوا رکھنے کا چھوٹا سا پیٹی ہوتی ہے یا باکس ہوتا ہے، تو اس میں اندر اس طرح کے فریزنگ پیکس جو ہے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے اندر خشک برف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، منجمد کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، اور اس کا استعمال چیزوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ حالت کی تبدیلی کے مختلف استعمال، مائع نائٹروجن کا استعمال جو ہوتا ہے وہ خون کے جسمیے، یعنی خون میں جو وائٹ سیلز ہیں، ریڈ سیلز ہیں، ٹھیک ہے، ان تمام کو جو ہے محفوظ رکھنے کے لیے مائع نائٹروجن کا استعمال ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی حیوانات کا مادہ منویہ محفوظ کرنے کے لیے بھی، یعنی جب اچھی نسل کے جو حیوان ہوتے ہیں تو اس کے سپرمز جو ہوتے ہیں وہ محفوظ کر لیے جاتے ہیں، تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے بھی مائع نائٹروجن کا استعمال کرتا ہے۔ حالت کی تبدیلی کے مختلف استعمالات، ریت جو ہوتی ہے، ٹھوس ہوتی ہے، اس کو پگھلایا جاتا ہے اور اس سے شیشہ تیار کیا جاتا ہے۔ دیکھیے جو ریت ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر پر پگھلا کر پھر اس سے شیشہ بنایا جاتا ہے۔ سونے چاندی کے زیورات بنانے کے لیے بھی ان دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے۔ جب سونے چاندی کے زیورات جو بہت زیادہ قیمتی ہیں، اور یہ دھاتیں جو ہیں یہ بھی بہت قیمتی دھاتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جب اس کو بنانا ہوتا ہے تو ان دھاتوں کو جو ہے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ پگھلا دیتے ہیں، اور پھر پگھلانے کے بعد اس کو مختلف خوبصورت شکلیں دی جاتی ہیں اور اس طرح سے زیورات تیار ہوتے ہیں۔ حالت کی تبدیلی کے مختلف استعمال، اوزار اور ہتھیار بنانے کے لیے لوہے کو پگھلاتے ہیں۔ دیکھیے اس طرح سے جو لوہا ہوتا ہے اس لوہے کو پگھلایا جاتا ہے پہلے، اور لوہا جو ہے بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر پر پگھلتا ہے۔ دیکھیے آپ کے گھر میں لوہے کی بہت ساری چیزیں ہوں گی، کتنا سخت ہوتا ہے وہ، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو کتنی زیادہ جو ہے تپش دینی پڑے گی، ہیٹ دینا پڑے گا، تب کہیں جا کر وہ پگھلے گا، اور پھر اس پگھلے ہوئے لوہے کا استعمال اوزار اور ہتھیار بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے آپ کو، معلومات حاصل کیجئے کہ موم کی بڑی بڑی مورتیاں کس طرح بنائی جاتی ہے۔ دیکھیے آپ لوگوں نے ویکس میوزیم کا نام سنا ہوگا، اب تو ہمارے انڈیا میں بھی کئی جگہ مالز وغیرہ میں ویکس میوزیم بن گئے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا میڈم تساد ویکس میوزیم سنگاپور میں موجود ہے، جہاں پر دنیا کی تقریباً تمام جانی مانی ہستیوں کے موم کے بڑے بڑے مجسمے بنے ہوئے ہیں، جو بالکل ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی حقیقی انسان جو ہے وہاں پر کھڑا ہے، اس کا مجسمہ موجود ہے وہاں پر۔ تو آپ کو پتہ لگانا ہے کہ یہ موم کی بڑی بڑی مورتیاں کس طرح تیار ہوتی ہے۔ بالکل ویسے ہی زیورات کی دکان پر جا کر زیورات بنانے کے متعلق بھی آپ کو معلومات حاصل کرنی ہے، تو یہ آپ کے لیے سرگرمی۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ، مجھے امید ہے آج آپ کو جو کچھ بتایا گیا وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو ایک بار ٹیکسٹ بک کھول کر ان تمام جو پوائنٹس ہیں ان کا اعادہ ضرور کر لیجئے۔ اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔